दोस्त दुश्मन बनने लगे तो समझने लगो कि दिल लद गए हैं। दोस्त दगा देने लगे तो मान लो वक्त बुरा चल रहा है। दोस्त साथ छोड़ने लगे तो जान लो कि अब जिंदगी हर चीज की मोहताज हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। चीन के दोस्तों के लिस्ट में दिन दूनी रात चौगुनी कमी हो रही है। वहीं भारत अपने संबंधों में लगातार इजाफा कर रहा है। मालदीव, मलेशिया, मंगोलिया, श्रीलंका, हर छोटे बड़े मुल्क को अब चीन ने टाटा बाय बाय करना शुरू कर दिया है और भारत उनके साथ हाथ मिला रहा है, क्योंकि अब यह वक्त आ गया है कि चीन के चंगुल में फंसे हुए मुल्क बाहर निकलें। पूरी तरह लुट जाने से पहले बाहर निकलें, बर्बाद हो जाने से पहले बाहर निकलें। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक अदना सा मुल्क जिनपिंग का हाथ झटक कर मोदी से हाथ मिला रहा है। आपको आज हम चीन का फुस पटाखा दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे नकलची चीन के हथियार खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया आज विश्व युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़ी हो गई है। लेकिन उससे पहले आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, हमारे साथ मेजर जनरल बिशंभर दयाल चर्चा में होंगे, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता अड़ी का हिस्सा हैं, कर्नल एस डिन्नी आज अड़ी में हमारे साथ हैं, और इसके अलावा अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करूं, आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिखाऊं, ये अहम खबर आपको बता देता हूं। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। चीन के राष्ट्रपति को ट्रंप की खुली चेतावनी। हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है अमेरिका, चीन से 17 गुना ज्यादा बेहतर होगा मिसाइल। अमेरिका के खिलाफ चीन जुटा रहा है परमाणु बम, ये रिपोर्टों के हवाले से कहा जा रहा है। और तब जबकि अब चीन की तरफ से परमाणु हमलों का डर दिखाई जा रहा है, तो अमेरिका भी इससे आंख फेर कर नहीं रह सकता। उसने ये कहा है कि हम उनसे कहीं आगे हैं और हमारा जो लेटेस्ट वेपन है उसके बारे में तो चीन को पता भी नहीं है, जो उसके किसी भी खतरनाक से खतरनाक हथियार से भी 17 गुना ज्यादा खतरनाक हथियार है। ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है जिसको अमेरिका ने अभी लोगों को, वर्ल्ड को नहीं बताया है, लेकिन उसके पास वो हथियार है। और क्या ये दुनिया धीरे धीरे परमाणु युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ रही है। हम भूले नहीं है हिरोशिमा नागासाकी, वो भयावहता, वो प्रलयंकारी तस्वीरें, लेकिन क्या एक बार फिर से हम उधर ही जा रहे हैं। हम करेंगे इस पर बातचीत, लेकिन उससे पहले आइए ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना और डिस्कस करना चर्चा की शुरुआत में बेहद जरूरी है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से चीन ने इस खतरे को बढ़ाकर वहां तक पहुंचा दिया है कि अब लग रहा है कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जाना कि ये न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये और भी खतरनाक है। क्या ये चीन की भभकी को एक तरीके से वापस धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर इधर जो ये दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये तय करेंगे कि दुनिया का भविष्य अब क्या होगा। चीन उकसा रहा है और अमेरिका अभी तक बातें कह रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका ने पास्ट में ये करके भी दिखाया है, 1945 में उसी ने, अभी तक जो हमारे सामने नजीरें हैं, एक अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और हिरोशिमा नागासाकी में वो दिखा दिया कि वो जो कहता है वो करता भी है। तो क्या ये बात उस तरफ जा रही है? ये अगर होता है तो जाहिर है दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये तस्वीरें जरा देखिए, 1945 जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, पहले 6 तारीख अगस्त की और उसके बाद 9 तारीख अगस्त की। 6 तारीख को हिरोशिमा में लिटिल बॉय और उसके बाद नागासाकी में फैट मैन, और उसका कहर आप देखिए। पहले एक बॉम्ब हिरोशिमा में जहां आबादी 3,70,000 थी, वहां 1,40,000 लोग मारे गए। और उसके बाद जब प्लूटोनियम बॉम्ब पटका गया नागासाकी पर, तो जहां 2,70,000 की आबादी थी, वहां 70,000 लोग एक झटके में उनका नामो निशान मिट गया। क्या इस खतरे की तरफ शी जिनपिंग अपनी अंधी महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का भी सब्र का पैमाना अब छलकता हुआ नजर आ रहा है। वो जिसको लेकर बार बार ये अहद यूनाइटेड नेशन में दोहराई गई कि परमाणु बॉम्ब केवल डेटरेंस के लिए हैं, इनका पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज ने सबने एकजुट होकर कहा था कि हेयर ट्रिगर अलर्ट पर होने के बावजूद हम ये अहद दोहराते हैं कि कभी भी मानवता के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन क्या शी जिनपिंग पहले कोरोना और उसके बाद अब स्थितियों को वहां ले गए हैं कि अब और ज्यादा
खतरा बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी से बाहर जाकर टारगेट को निशाना बनाने के बाद यह कहा जा रहा है कि इस बार जो मिसाइल बनाई गई है अमेरिका की तरफ से, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ में लेकर जाएगी, वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर और फिर उसके बाद अपने टारगेट को हिट करती है। और इसका असर क्या होता है कि वो किसी भी राडार की पकड़ में नहीं आती, वो पहले ऊपर जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल असल में इसको इसी को कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि बैलिस्टिक और क्रूज का एक सम्मिश्रण है और उसके जरिए इसको बनाया गया। ये पहले जाएगी बहुत ऊंचाई पर किसी भी राडार की पकड़ से बाहर और उसके बाद अपने टारगेट को फिक्स करके उसको नेस्तनाबूद कर देगी। वहां जाकर ये बॉम्ब पटकेगी। आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी ये भी जमीन पर आने के पहले ही एक्सप्लोड किए गए थे और उसका जो असर था वो हमने देखा है। तो क्या यही होने वाला है आने वाले दिनों में? और हम इससे पहले आपको यह भी बता दें कि असल में कई बार जब आप धमकियां और भभकियां दे रहे होते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ इसी में आप ब्लफ खेलते जाएंगे और सामने वाला आपको आपके मन मुताबिक सीट करके दे देगा, यील्ड करके दे देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी धमकी को असल समझकर वो कर देता है जो फिर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो जाता है। चीन अपने फुस पटाखे दिखा रहा है। चीन के फुस पटाखों की तरफ मैं आपको ले चलूं। असल में देखिए वो क्या कर रहा है। वो ये इस तरीके का एक रॉकेट जो अभी कुछ दिनों पहले उसने आजमाया, उसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने कुछ दूर क्वाईझाओ 11 उसने अपना रॉकेट जब दागा तो उसका रॉकेट चंद सेकंड्स में फट गया। मार्च 2009 उधर आपको दिखाई दे रहा है और इधर 2020, 27 मार्च 2019 माफ कीजिए, और इधर 2020 क्वाईझाओ 11 और उधर OSM रॉकेट। ये दोनों रॉकेट्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ पाएं कि वहां के स्पेस एजेंसी के लिए कितना बड़ा झटका था और ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट था उस चीन के लिए जो अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिखाना चाहता है। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से उसके रॉकेट्स ने वहां से उड़ान तो भरी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो जमींदोज हो गए या सागर में समा गए। ये दिखाता है कि अभी तक वहां की जो टेक्नोलॉजी ज्यादातर नकल पर आधारित है। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बहुत कुछ सीख तो लिया है, लेकिन अभी तक वो वहां नहीं पहुंचे हैं कि दुनिया को अपनी शक्ति के जरिए वो वाकई जीतने की तरफ बढ़ चलें। ये तस्वीरें आपने देखी, अब ये तस्वीरें भी आप देखिए। इधर देखिए, ये एम्फीबियन टैंक बनाने का दावा किया गया है और इधर आप देख रहे हैं जिसमें चीन चुटकुलों की तरह के वीडियो, सर्कस की तरह के वीडियो सामने लाकर अपनी फोर्स का प्रोपेगेंडा करना चाहता है। पीएलए का ये वीडियो देखिए और ये एम्फीबियन टैंक देखिए। एम्फीबियन टैंक ने बड़े जोर से वहां से पानी में चलना शुरू किया। एम्फीबियन मतलब जो पृथ्वी पर और पानी पर दोनों पर चल सकता है, और पृथ्वी और पानी पर चलने वाला ये टैंक जब चलना शुरू किया, इसने पानी पर काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और ये चीन की ताकत का एक तरीके से पानी में लिखा गया हस्ताक्षर था। लेकिन आप देखें, पानी में लिखे गए हस्ताक्षर की तरह ही वो हस्ताक्षर कुछ देर में मिट गया। आगे जाने पर यह कैसे पानी में समा गया और उस पर जो बैठे हुए पीएलए के लोग थे उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तैर कर किसी तरीके से, ये जो लाइफ जैकेट अगर नहीं पहने होते तो वो भी अंदर समा जाते, और इसके जरिए वो सोच रहा है कि ताइवान की जो स्ट्रेट है उसको पार करके वो ताइवान पर जाकर हमला बोल देगा। इधर आप देख रहे हैं चीनी सैनिक किस तरीके के आक्रमण, वो जो हम सर्कस में देखते हैं या वो हम जो फिल्मों में देखते हैं जिसमें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए वो लोग जो असल में हीरो को जोखिम से बचाने के लिए कहीं बॉडी डबल जो होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। और ये यहाँ आपको वही दिखाई दे रहा है कि ये वीडियो जारी करके कुछ एक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस दिखाकर, कहीं पर ट्रकों को आपने देखा कि आग के गोलों के बीच से निकालकर सर्कस जैसी कुछ हरकतें दिखाकर ये पीएलए अपना प्रोपेगेंडा कर रही है। असलियत क्या है? इस तरीके के फुस पटाखे उसकी असलियत है। असलियत क्या है? वो रॉकेट जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाए वो उसकी असलियत है। लेकिन इस असलियत के बीच वो दुनिया को वहां तक धमका कर ले जा रहा है कि हो सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अब कोई कर बैठे। चीन के प्रोवोकेशन उस हद तक जा रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका जो कह रहा है वो कर दे, क्योंकि पहले अमेरिका ने जो कहा है वो अमल में लाया है। कहा था उसने 26 जुलाई को कहा था 1945 को कि वो जापान आत्मसमर्पण कर दे वरना हम परमाणु बम गिरा देंगे, और उसने ये कर दिया था। तो क्या ये वाकई उस तरफ जा रही दुनिया है? मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं और सबसे पहले राजेंद्र जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। राजेंद्र जी, कहीं मजाक में ही एक तरीके से ये मजाक ही है, इस तरीके की अंधी महत्वाकांक्षा जो शी जिनपिंग की है, कहीं मजाक में ही दुनिया को भारी तो नहीं पड़ जाएगा ये सब कुछ? हाँ, इस चीज का खतरा बहुत है और मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये कभी कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी इस वक्त इस तरीके का माहौल अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि इस तरीके की चीजें होंगी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की। वो ये समझता था कि उसकी इकोनॉमी अभी काफी ऊंची जा चुकी है, उसकी फौज की मॉडर्नाइजेशन भी ठीक चल रही है, और इसके साथ साथ कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में पहुंच गया है, और वो सोचता था कि अभी ये करेक्ट टाइम है कि उसको अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को पूरा करने का। लेकिन ये बहुत भारी गलती थी, और इससे चीन की जो साख पूरी दुनिया में बनी थी वो काफी नीचे आ गई है। अफ्रीका के नेशंस चीन सवाल को ये है डाउट सर, करते हैं। अब मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वहां तो जो सर्वाइवर्स बचे जापान में, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में, वो अभी जीवित भी हैं, उनकी पीढ़ियां भी हैं, तो वो उस लायक नहीं है कि वो अपना सामान्य जीवन बिता सकें। उनको हिबाकुशा कहते हैं, और वो बेचारे किसी तरीके से ग्रांट पर सरवाइव कर रहे हैं। ये किस तरफ धकेल रहे हैं शी जिनपिंग दुनिया को? और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें दुनिया को सिर्फ भभकी समझना चाहिए कि उधर से एक बात कही गई तो इधर से भी एक बात कही गई, या यहीं से कहीं पर भी बात जा सकती है? मैं इसको समझूंगा। 6:15 बजे हम क्या दिखाने वाले हैं, एक बार जरा उसकी प्लेट दिखा दें ताकि हमारे दर्शक उसके लिए तैयार रहें। 6:15 बजे हम किस पर चर्चा करेंगे? 6:15 बजे हम चर्चा करने वाले हैं कि ये चीन की ये जो बातें हैं, असल में ये पूरी दुनिया को जब इस मुहाने पर ले जा रही हैं जहां परमाणु हथियारों का उपयोग हो सकता है, अवश्यंभावी हो जाए, तो ऐसे में चीन के सामने रास्ते और विकल्प क्या बचेंगे? लेकिन उससे पहले आपको यह अहम खबर बता दूं, चीन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए तैयार है भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक देसी लड़ाकू तैनात कर दिए गए हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस विमान को तैनात कर दिया गया है। सोलर फॉरवर्ड एयरबेस पर स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज कर दी गई है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने तेजस की तारीफ की थी और तेजस ने मोर्चा भी संभाल लिया है। कर्नल डिन्नी के पास मैं जाना चाहूंगा। कर्नल डिन्नी, ये 2 फ्रंट जिसकी चर्चा कर रही है, उसकी तैयारी हमारी ढंग से हो रही है? उसमें कोई शक नहीं है दिनेश जी कि जब से ये जो चाइना वाला मुद्दा आया है तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी आपने भी चर्चा की है कि जो 2 फ्रंट वाला है वो एक रियलिटी है, और उसको करने के लिए जैसे अभी आपने जैसे बताया, तो तेजस और जो रफाल जैसे जो युद्ध विमान है, इन सब का जो आना हमारे सेना में ये 2 फ्रंट वॉर के लिए एक तैयारी के रूप में, और उसको किसी भी हालत में कोई भी एक संभावना अगर ऐसी चीज़ें होती है तो उसको सुलझाने में या उसको अगेंस्ट काम आने में बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। और 6:15 बजे जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये रहेगा वो टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 6:15 बजे मैं आपके पास लौटूंगा। ये हमारे सारे मेहमान बने रहेंगे। विशंभर जी का भी मैं इंतजार कर रहा हूं, उनके पास में जाऊंगा। अचल जी भी आपको नजर आ रहे हैं। असल में ये तमाम सामरिक और राजनयिक महत्व की चीजें हमारे लिए समझनी आवश्यक हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि मालदीव के साथ हमने अपने रिश्तों को वापस पटरी पर ले जाने में कामयाबी हासिल की है क्या? लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा अचल साहब के पास। अचल साहब, ये परमाणु बमों के संदर्भ में राष्ट्राध्यक्षों को मजाक में भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या ये जो मजाक शुरू हुआ है, अगर इसको मजाक का नाम दें, अगर ये गंभीर है तो स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये मजाक है तो क्या शी जिनपिंग ने एक भद्दे मजाक का सिलसिला शुरू कर दिया है दुनिया में? देखिए दिनेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रिटॉरिक ही हो और रिटॉरिक पे ही खत्म हो जाए। आपने 1945 की बात करी, 2 छोटे-छोटे बम गिरे थे, परिस्थितियां तब से अब तक बदल चुकी हैं। जो 2 बम, एटॉमिक बम 1945 में जिनका इस्तेमाल किया गया था, तब और अब में बहुत फर्क है। आज जो परमाणु शक्ति अलग अलग देशों के पास है वो कई हजार गुना ज्यादा उससे खतरनाक और विनाशकारी है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये रिटॉरिक जो चल रहा है वो रिटॉरिक पे ही खत्म हो जाए। इसे चाइना की फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए, क्योंकि शायद चाइना ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि सडनली जो दुनिया में पूरे विश्व में चाइना को देखने का नजरिया इतनी तेजी से बदल जाएगा और एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है एंटी चाइना कैंपेन में बदल जाएगा। तो अब उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और यूएस में भी ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर वेरियस रीजंस वो चाइना से काफी हद तक नाराज हैं। वो उनके सामने एक इलेक्शन भी है जिससे वो दोबारा जीतना भी चाहते हैं,
और उनका जो चाइना का विस्तारवाद है पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे लेके वो नाराज हैं। तो इन सब चीजों के चलते हुए इंफॉर्मेशन वॉर ऑफ वर्ड्स ये सब चल रही है। उम्मीद हम यही करेंगे कि ये मजाक भी है तो मजाक ही रहे, भद्दा मजाक है अगर मजाक है तो इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये आज की परिस्थिति में परमाणु युद्ध का मतलब है पूरे विश्व की तबाही। बिल्कुल 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 सर, और यही सबसे बड़ी चिंता है। और आप जो कह रहे हैं कि रेटरिक हो और रेटरिक में ही समाप्त हो जाए, हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन दत्ता साहब के पास मैं जाऊंगा, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि तब जबकि दो बड़े आर्मी हॉक्स ने खुद शी जिनपिंग को, जिन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर लिखा, वो क्वियाओ लियांग, डाई जी जैसे बड़े हॉक्स ने ये चेतावनी दी है कि देखिए अभी आप किसी तरह का एडवेंचर मत कीजिएगा, चीन पे भारी पड़ जाएगा। क्या शी जिनपिंग उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, वो भी अनदेखा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा दिनेश जी आपने। देखिए चीन जिसे हिंदी में कहते हैं वो बौरा गया है और उसे ये पता नहीं है कि अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ। 26 अक्टूबर 2019 का बारिशा इंसिडेंट, जिसमें जो ISIS का सरगना था उसको पिन पॉइंट करके 30 मिनट का ऑपरेशन उन्होंने किया और उसको बिल्कुल जमींदोज कर दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरा आप देखिए जनरल कासिम का जो है, जिसमें उन्होंने प्रीडेटर ड्रोन्स लगाए और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और उसको पिन पॉइंट टारगेट से किया। तो जिस तरह के डिसीजन अमेरिका ले सकता है, तो इस तरह की जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे सारा विश्व आके खड़ा हुआ है और चाइना जिस तरह की गुस्ताखी कर रहा है और जिस तरह की एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर अमेरिका ने अपना रखा है, और आपने पहले भी अर्ज किया है कि इलेक्शंस अमेरिका में हैं, तो चीन कोई भी अगर ट्रिगर ऑन करता है तो अमेरिका बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर आप सन 45 का भी देखें आप, हिरोशिमा और नागासाकी का, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आज तक भी देखे जा रहे हैं। ये भी समझना चाहता हूं कि वो कौन सा सीक्रेट वेपन है। क्या वाकई अमेरिका के पास ऐसा कोई सीक्रेट वेपन हो सकता है जिसका वो जिक्र कर रहा है कि अभी दुनिया को उसके बारे में पता नहीं है? दत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा और बढ़ गया है। ग्वादर पोर्ट पर बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है चीन, चीनी सैनिकों के लिए बैरक और एयरपोर्ट बना रहा है। सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान में चीनी साजिश का खुलासा हुआ है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान ने 40 साल तक टैक्स छूट दी है। चीन ने ग्वादर में $80 करोड़ का निवेश किया है। पाकिस्तान ने ग्वादर के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया है। कर्ज पर लगातार दबता जा रहा है और ग्वादर समेत आसपास के इलाकों में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दत्ता साहब, आपके पास वापस लौटता हूं। क्या कुछ ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक दुनिया को नहीं मालूम अमेरिका के पास वेपन के तौर पर? के करीब इन्वेंट्री है न्यूक्लियर वेपन्स की। उसने कैलिफोर्निया का जो उनका बेस है, जहां वो इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट या इस तरह की न्यूक्लियर प्रोडक्शन करता है, उसको एक्टिवेट किया है। तो ये सब चीज़ों से ये लगता है कि अमेरिका की पूरी तैयारी है और अमेरिका कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि चाइना जिस तरह का अनप्रेडिक्टेबल नेशन है और अमेरिका की जिस तरह की प्रेजेंस है और जिस तरह का कमिटमेंट अमेरिका ने लिया है। एक बहुत क्विक सवाल ले लेता हूं। विशंबर साहब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशंबर साहब, आपका इंतजार बेसब्री से था। मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि 1945 में भी जब ये कहा गया होगा अमेरिका की तरफ से कि जापान या तो आत्मसमर्पण करे या फिर अब विनाश के लिए तैयार रहे, तब क्या दुनिया ने यह सोचा था कि परमाणु बम का असल में इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, जो 1945 के हालात थे वो बहुत डिफरेंट थे। जिस स्टेज पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहुंच गई थी, जहां हिटलर ने घुटने टेक दिए थे, वहां जापान बहुत फियर्स बैटल में इन्वॉल्व था अभी भी, और अमेरिकन बहुत कैजुअलिटी सफर कर रहे थे। अगर आप देखें तो अभी तो जापान का मेनलैंड जो था वो एयर अटैक के नीचे जरूर था, काफी एयर बॉम्बिंग काफी कर चुके थे, लेकिन अमेरिका जानता था कि अगर मेनलैंड जापान पर आप अटैक करोगे
तो मेनलैंड जापान पे बहुत हैवी कैजुअलिटी सफर करनी पड़ेगी। तो आप ये और कह रहे हैं कि जापानी आज के सरेंडर वक्त करने में को तैयार नहीं हम थे। इसको नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी माने कि कोई मुल्क, अमेरिका जिसने पहले भी किया है, अगर वो चीन के संदर्भ में कह रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या ये सिर्फ कही जाने वाली बात है या हो भी सकता है? साहब देखिए, अमेरिका इज प्लेइंग टू गैलरी, अमेरिका इज प्लेइंग टू डोमेस्टिक Is America merely playing to the gallery? Is America merely playing to the gallery? And who's the gallery? ये डोमेस्टिक ऑडियंस क्योंकि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, या वो तमाम दुनिया के देश जो सुपर पावर मानते आए हैं अभी तक अमेरिका को, और जिस पर अब चीन अपना दावा ठोक रहा है? हम बात करेंगे उस पर, लेकिन कॉपी मास्टर चीन अगर लड़ेगा तो कैसे मरेगा मैं आपको बताता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स को वायलेट करते हुए, दूसरों की किए हुए काम को नकल करते हुए अपने यहां वो क्या क्या बनाता है, और किस तरीके से वो इन नकलची हथियारों के जरिए प्रोवोकेशन की उस हद को पार कर रहा है जहां हो सकता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक रियलिटी बन जाए, जो कि ये दुनिया नहीं चाहती। ये जरा देखिए, टाइप 15 टैंक और L7 गन किस तरीके से ये नकल किए गए हैं। ये ब्रिटेन की नकल करके बनाया हुआ हथियार है। टाइप 15 टैंक उसने जो बनाया है, इसको असल में वो उन तमाम जगहों पर हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ भी वो लगा रहा है जहां वो भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना चाहता है। L7 गन उधर जो ब्रिटेन की दिखाई दे रही है, अगली स्लाइड दिखाएं किस तरीके से, एक के बाद एक, और इसको क्विकली दिखाइएगा प्लीज। कॉपी मास्टर चीन का अगला हथियार देखिए, QN 506। इस टैंक को असल में उसने रूस से नकल करके BMPT-72 टर्मिनेटर टैंक, इसकी नकल करके इसको बनाया है। एक के बाद एक उसके हथियारों में जितने, अगला दिखाइए, उसके हथियार, उसके जखीरे में जितने हथियार हैं ज्यादातर उसने कॉपी किए हैं। अमेरिका से उसने UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है उसका, ये आपको मालूम होगा, इसका इस्तेमाल किया गया था एबटाबाद में भी जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए थे मरीन्स। और यहां आप देख रहे हैं हार्बिन Z-20 उसने जो बनाया है, एग्जैक्ट नकल करके बनाया है। लेकिन नकल में होता यह है कि रिवर्स इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होने की गुंजाइश लगभग 100% होती है। अगला देखिए आप, यहां आपको देखेंगे चेंगडू J10, चेंगडू सीरीज, चेंगडू J20 की बात की जाती है, उसी J सीरीज का ये 10 विमान है जो F-16 की नकल है। J10 F-16 की लगभग कॉपी करके बनाया गया है। और इसमें भी ये कहा जाता है कि F-16 में कई बातें ऐसी हैं जिसको एज इट इज रेप्लिकेट नहीं कर पाया, इसलिए नकल तो की गई है, लेकिन वो नकल उस अकल के साथ नहीं की गई जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स बनाते समय होता है। यहां पर एक और उसका यहां पर आप फाइटर जेट देख रहे हैं, शेनयांग J-15। ये सुखोई Su-33 को कॉपी किया गया है, और ये जाहिर है Su-33 के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन कॉपी करके उसके जैसा कुछ बनाकर अपनी वेपनरी को स्ट्रांग बनाने के, अपने एम्यूनिशन, अपने वेपनरी को बड़ा और समृद्ध दिखाने की कोशिश में बस उसने अपनी आर्मरी में इसको जोड़ लिया है। आगे देखिए आप, नकल करके इसने चेंगडू 20, जिसको बहुत 5th जनरेशन का बताया जाता है, वो चेंगडू J-20 F-22 रैप्टर को कॉपी करके बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि F-22 रैप्टर के जितना ही ये एफिशिएंट है, लेकिन जाहिर है अभी तक इसको परखा नहीं गया है, अभी तक इसकी परख बाकी है। और ये भी बताया जाता है कि भारत के खिलाफ तो इसका इस्तेमाल तक वो नहीं कर सकता, क्योंकि तिब्बत के पास के जो एयर बेसेस हैं इसकी इजाजत नहीं देते। और स्टार शैडो ड्रोन उसने जो बनाया है, ये अमेरिका के X-470B, इस ड्रोन की 47B, X-47B की कॉपी है स्टार शैडो ड्रोन। ड्रोन्स बनाए हैं, फाइटर जेट्स बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, टैंक बनाए हैं, लेकिन कॉपी करके बनाए हैं। और कॉपी करने में वहां ये भी बताया जाता है कि PLA के अंदर बहुत व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है। वो जो एम्फीबियन टैंक हमने आपको दिखाया जो डूब गया था, उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसकी टीम की शीट जितनी मोटी होनी चाहिए उतनी मोटी थी नहीं, उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसमें जितना उसकी विड्थ होनी चाहिए थी उससे कम की गई, और इसीलिए वो एम्फीबियन टैंक डूब गया। यहां आप देख रहे हैं J-11B, उसका एक और फाइटर प्लेन, और ये सुखोई Su-27 की कॉपी है। रशिया के और उधर अमेरिका के ज्यादातर जो हथियार हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी कॉपी करके ये हथियार बनाए गए हैं। टाइप 726A को कॉपी किया गया है एयर कुशन से, जो कि अमेरिका का है। और इस तरीके से ये जो हथियार उसने बनाए हैं, अब इसको लेकर मैं सबसे पहले अब राजेंद्र जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये
दिखाता क्या है सर? आने वाले दिनों में जब ये इस्तेमाल की बारी आएगी तो वही होगा जो एम्फीबियन टैंक का हुआ और इसके ज्यादातर रॉकेट्स का होता है, या कई जगहों पर उसने रिवर्स इंजीनियरिंग में लगभग वैसा प्रोडक्ट बना लिया होगा असल जैसा? ये मैं आपको एक बात चाइना के बारे में बताना चाहता हूं कि कोई 20-25 साल पहले जब उन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू की, उसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी एक थी। लेकिन ये सब करने के बावजूद एक चीज में कोई शक नहीं है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉम्बैट पावर में बहुत ज्यादा फर्क है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता वजह क्या है सर? क्वालिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। और जहां तक बाकी चीजों की बातें हैं सर, आपने जो ये बताया ये क्यों है सर? क्वालिटी की वजह से कवर करना है। क्वालिटी में बहुत फर्क है क्या अमेरिका और चीन के संदर्भ में? नहीं, एक बार फिर बोलिए, मैं समझा। मैं कह रहा हूं क्या सबस्टैंडर्ड वेपनरी है क्या चाइना की? रिवर्स इंजीनियरिंग से बना तो लिया लेकिन सबस्टैंडर्ड है क्या? या नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। चाइना की वेपनरी पहले से काफी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। अब इस बात को लेकर मैं विशंबर साहब के पास जाता हूं। विशंबर साहब, ये बात वहां पर जो कई आर्मी वेटरन्स हैं पीएलए के, वो भी चेतावनी दे रहे हैं शी जिनपिंग को कि मत करना ऐसा, अमेरिका की बराबरी अभी नहीं कर सकते, और ताइवान को पेंडेमिक के मामले में, पेंडेमिक के समय में उसको ताकत के साथ हथियाने की मत सोचना। लेकिन शी जिनपिंग आपको क्या लगता है क्यों नजरअंदाज कर रहे होंगे? उनको अपनी सामरी पर, वेपनरी पर बहुत भरोसा है क्या? देखिए, नहीं, शीपिंग जानते हैं, चाइनीज भी जानते हैं। वो सिर्फ एक पोजीशनिंग कर रहा है, एक थ्रेटनिंग पोजीशनिंग कर रहा है टू एंगेज ग्लोबली पावर्स, टू शो डोमिनेंस। चाइना लड़ाई लड़ने में सीरियस नहीं है ताइवान को। चाइना की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आज चाइना लड़ाई नहीं लड़ेगा, और अमेरिका से बिल्कुल नहीं। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इज मच मोर सुपीरियर, वेपन इज मच मोर सुपीरियर। चाइनीज टेक्नोलॉजी ओल्ड रशियन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उस पे मैं एक पूरा लेख लिख सकता हूँ, Su-27 को कैसे कॉपी किया, और पूरा है वो सिर्फ चाइनीज। और उनके पास, चाइनीज के पास, देखिए ना, जब चाइना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा तो दुनिया को हवाई जहाज बेचेगा, दुनिया को बड़ी बड़ी चीजें कॉमर्स में बेचेगा ना। वो ऐसी कुछ नहीं, दुनिया में बड़ी बड़ी कारें आएंगी। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। नीश चाइना इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब of design development IPRs given by major manufacturers। उनका हब है वो, क्योंकि सब कुछ लाते हैं और वो बना देते हैं। कोई भी कंट्री बना सकती है जो लेबर लॉ जहां लूज हो, जहां लेबर को फोर्सफुली काम किया जाता हो। चाइना के पास अपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि वो क्लेम करता है। तो क्या सर ये इसी बात में आपके एक जवाब छिपा हुआ है? अब मैं उसको लेकर आगे जाता हूं। क्या ये जो चीन ने पूरा तिलिस्म बनाया हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है? क्या ब्रिगेडियर दत्ता, अगर इस पोस्चरिंग में किसी भी तरफ से एक सुई चुभो दी जाए इस गुब्बारे में तो उसकी हवा निकल जाएगी? क्या अमेरिका अपनी तरफ से एक बुलेट फायर कर दे अगर साउथ चाइना सी में, या अगर हम यहां पर पहले ब्लिंक कर दें अलोंग LAC, तो क्या ये असलियत सामने आ जाएगी चीन की? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी। देखिए, वॉरफेयर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जो आपके चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों चाहे मिलिट्री लीडर्स हों, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर जैसा आपने कहा कि अगर इंडिया ब्लिंक करता है और जिस तरह का कोलेशन अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या बैनुल-अक़वामी सतह पे उभर के आ रहा है जी, तो चीन उसका मुकाबला कतई नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह है कि उधर शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारी तरफ से पहली बुलेट फायर नहीं की जानी चाहिए। हम भी इसी पे भरोसा करते हैं कि हमारी तरफ से पहली बुलेट फायर नहीं की जानी चाहिए, और अमेरिका भी हो सकता है यही सोच रहा हो कि हमको पहले ब्लिंक नहीं करना है। कर्नल डिन्नी, फिर कैसे तिलिस्म टूटेगा चाइना का? नहीं, इसमें एक ही चीज़ है कि देखिए, अभी तो जैसे आपने खुद ही बताया कि शायद कोई भी पहला कदम उठाने से मना करेगा, बट ये है कि ऐसे बातें करते करते ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम ना उठा ले। इसी की बात का है कि कोई गलत और अगर हम इतिहास देखें तो हमेशा इसी तरह से जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है उसको गलत
तरीके से समझने में ही लोगों ने गलती की है और उसी तरह से लड़ाइयां हुई है। तो लेकिन सर, अगर चाइना का ब्लफ कॉल करना है तो ये जरूरी है क्या कि उसको उसकी हैसियत दिखाई जाए, युद्ध में ही सही? मैं इस पर जाऊंगा अचल साहब के पास, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, चीन में जिनपिंग के दिन लदने लगे हैं। पार्टी के लोग जिनपिंग का विरोध करने लगे हैं। सेंट्रल पार्टी स्कूल के पूर्व प्रोफेसर का बड़ा दावा है, पार्टी और देश को मार रहे हैं जिनपिंग। सीसीपी से प्रोफेसर काई सिया को निकाला गया है। सीसीपी के ज्यादातर लोग अब जिनपिंग का विरोध करने लगे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं या तो उनको सटल और डिस्क्रीट तरीके से इशारा किया जा रहा है या उनको सीसीपी से निकाल दिया जा रहा है। अचल साहब, क्या शी जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जी हाँ दिनेश जी, देखिए काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जो है काफी जो बेचैनी है, और वो शी जिनपिंग की एग्रेसिव और जो उनकी विदेश नीतियां हैं या उनकी डिफेंस पॉलिसीज है, उन सबको लेके, उसके अलावा देश की पॉपुलेशन में भी जो है बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे लेके वहाँ की आम पब्लिक भी जो है सरकार से खुश नहीं है, और उसके ऊपर से ये सब आर्थिक स्थितियां वहाँ की खराब हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अचल साहब, अब जो खबर हम लेने वाले हैं उसमें खास तौर से आपके इनपुट्स की बहुत जरूरत है। ये खबर बहुत अहम है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि भारत भी ये समझ रहा है, इसीलिए उसने नेकलेस ऑफ डायमंड तैयार करना शुरू कर दिया है। और मालदीव, जिसको बहका लिया गया, भटका लिया गया था मालदीव को, उस मालदीव को वापस पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है। असल में अगर आप मालदीव को देखें तो 1978 में जब ममून अब्दुल गयूम वहां के राष्ट्रपति बने, भारत का बहुत बड़ा हाथ था उनको राष्ट्रपति बनाने में, और 1988 में जब तख्ता पलट होने वाला था गयूम का, तो हिंदुस्तान ने, तब राजीव गांधी की सरकार ने उस तख्ता पलट को बचाया था, और इस तरीके से मुल्क बेहद करीब आते जा रहे थे। उसके बाद नाशीद आए, नाशीद के समय भी बहुत करीब थे, लेकिन उसके बाद में ये होता गया कि हिंदुस्तान से दूरी बनाओ और चाइना के करीब आओ। असल में चाइना ने वहां पर इन्वेस्ट करना, वहां पर पैसे फेंकना शुरू किया, और मालदीव ने अब चीन को जब मारा है तो ड्रैगन दौड़ा दौड़ा कैसे भागा है मैं आपको बताता हूं। जरा वहां पर नक्शे में कहां कौन मौजूद है और किस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है मालदीव, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक ये जो आपको मुल्क दिखाई दे रहा है मालदीव, यहां पर नीचे की तरफ आपको और जाना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे की तरफ। ये करीब करीब 1200 के आसपास के यहां पर आपको द्वीप मिलेंगे। हालांकि इनमें से अधिकांश द्वीप निर्जन हैं, लेकिन करीब करीब 180 द्वीप ऐसे हैं जिनमें बसाहट है, और इन द्वीप समूहों को मिलाकर यह देश बनता है जिसे हम मालदीव कहते हैं। ये एशिया का सबसे छोटा देश भी कहलाता है, और पृथ्वी से में ऊंचाई, मतलब जल स्तर से इसकी ऊंचाई के हिसाब से ये सबसे नीचे स्थित देश है। और इस हिसाब से, और क्योंकि यहां आप देख रहे हैं अरब सागर में इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये हिंदुस्तान है, उधर श्रीलंका है और यहां पर मालदीव है। इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यहां से घेरने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन हिंदुस्तान को, तो मालदीव उस घेरावट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ सालों पहले यहां पर चीन ने अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। ड्रैगन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यह हिंदुस्तान है, और कैसे उसने साउथ चाइना सी, इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर में अपनी दखल बढ़ानी शुरू की। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन मालदीव का कब्जे में आता जाना, जहां भारत ने सांस्कृतिक रूप से, पॉलिटिकली बहुत इन्वेस्ट किया था, पैसों के हिसाब से बहुत इन्वेस्ट किया था, उस मुल्क का चीन की गोद में चला जाना यह हिंदुस्तान को अखर रहा था। और खास तौर से दोस्ती के एक ब्रिज के नाम पर, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप, उसने जो बनाना शुरू किया चाइना ने, और उसके लिए वहां की जो लीडरशिप थी, यामीन की लीडरशिप, उसने हामी भी भर दी। और ये भी कि जब वर्ल्ड फ्री ट्रेड का हिस्सा बनाने के लिए कहा गया मालदीव को, तो मालदीव उसके लिए भी सहमति जता गया। और उसके बाद, क्योंकि इंपोर्ट तो बहुत कम करना था चाइना को, ज्यादातर तो अपना माल वहां के बाजारों में पुश करना था, ये गैर बराबरी का जो हिसाब किताब था ये धीरे धीरे वहां समझ में आने लगा, और अब वापस वहां की जो लीडरशिप है वो भारत के साथ हाथ मिला रही है। अब ये जो आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, माले के साथ इनको जोड़ना है। ये आपको मालदीव की राजधानी दिखाई दे रही है माले, इसके साथ इसको विलिंगली को जोड़ना है, गालीफाऊ को जोड़ना है और तिलाफुशी को जोड़ना है। ये जो ग्रेटर माले के लिए कनेक्टिविटी बनना है, इसके लिए जो ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज बनाने के लिए $40 करोड़ दिए गए हैं, और उसके साथ $10 करोड़ उसके ऊपर दिए गए हैं।
तो ये अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, तो ये माले की समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम होगा। और यहां पर चीन ने धीरे धीरे जो अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, उस कब्जे से भी निजात मिलेगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए चाइना ने यहां पर जो अपनी दखल बना ली है, उससे अपने आप को आजाद करने में मालदीव को अभी वक्त लगेगा। और भारत के साथ क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है? भारत इस बारे में सोच सकता है क्या? ये सब ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि कई आरोप भी लगे कि क्या मोदी सरकार ने वक्त रहते मालदीव पर उतना ध्यान नहीं दिया और इसलिए ऐसा हुआ है क्या। लेकिन अब जिस तरीके से मालदीव को, चाहे वो कोविड के समय मालदीव को संजीवनी जो पॉलिसी है उसके तहत मदद देने की बात हो, या फिर अब उसके यहाँ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का विषय हो, भारत ने हाथ बढ़ाया है। लेकिन क्या अब मालदीव पूरे तौर पर भारत के साथ मित्र के तौर पर आ जाएगा और वहां ड्रैगन का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस था वो लगातार कम होता जाएगा क्या? इस बात को लेकर चलता हूं और अचल जी से ही शुरुआत करूंगा। अचल साहब, भारत ने ये जो असिस्टेंस और कोऑपरेशन किया है तमाम देशों को डेवलपमेंट के लिए, ये किस तरह की पॉलिसी है और मालदीव के मामले में वही लागू हो रहा है या एक स्टेप आगे चलकर भी कुछ किया जा रहा है? देखिए दिनेश जी, आप जो हमने अभी मालदीव की बात करी, जो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है, उसके हिसाब से हमने $500 मिलियन की असिस्टेंस प्रोग्राम दिया है। $100 मिलियन जो उसमें ग्रांट है और $400 मिलियन जो है वो असिस्टेंस है। और वो असिस्टेंस जो है वो ग्रेटर मालदीव्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये डेवलपमेंट असिस्टेंस है क्या चीज। देखिए, डेवलपमेंट असिस्टेंस या डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा की एलिमेंट है। 1950 ऑनवर्ड्स भारत छोटे देशों को, जो विकासशील देश है एशिया में, नेबरहुड में, अफ्रीका में, उनकी यथासंभव जो है सहायता करता आ रहा है। पिछले 2 दशक में इस मामले में हमारी क्षमता जो है काफी बढ़ गई है। और ये अब आप देख ही रहे हैं, 2018-2019 अलोन एक साल में हमने $28 बिलियन 63 कंट्रीज को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था। अब ये जो हमारी डेवलपमेंट असिस्टेंस है, इसके कई एलिमेंट्स हैं, जिसमें आउटराइट ग्रांट्स भी होती हैं, सॉफ्ट लोन्स भी होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट भी होती है, ह्यूमैनिटेरियन। कैसे अलग है? चाइना जो असिस्टेंस देता है दूसरे मुल्कों को, जो क्रेडिट लाइन देता है, जो कर्ज देता है, और हमारा किस तरीके से अलग है ये? देखिए दिनेश जी, जो चाइना करता है, जो हम करते हैं, ये कि बहुत ही बिनाइन असिस्टेंस है। इसके साथ कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते। प्रायोरिटीज जो होती है वो रेसिपिएंट कंट्रीज है, वो डिटरमिन करती है। जहां तक चाइना का सवाल है, उसकी असिस्टेंस प्योरली फ्रॉड है। अगर आपको याद दिलाऊं तो आप मोटे तौर पर जो कह रहे हैं सर, वो नियत का फर्क है। हिंदुस्तान किसी पर कब्जा करने के लिए ये नहीं करता, किसी को पॉकेट में डाल लेने के लिए नहीं करता, और ड्रैगन जो करता है सारी दुनिया के सामने है। सर, अब दर्शकों के सवाल और उनकी टिप्पणियों के साथ आपके जवाब लेने का वक्त आ गया है। समय कम है, इसलिए 1-2 सवाल हो सकता है मैं साथ में लूं। आइए, ये सवाल है डॉक्टर राहुल शर्मा की तरफ से, जहर की काट जहर होता है, हमें चीन के आंतरिक मसलों को और तूल देना होगा, दुनिया का ध्यान कोरोना की तरफ खींचना होगा। दुनिया चीन की चाल में फंसकर शायद कोरोना को भूल गई है क्या? विशंबर साहब, कोरोना ध्यान से निकल गया है क्या? देखिए, चाइना का बिल्कुल एक एम था और काफी पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्लोबली एम था, और चाइना ने इसमें ग्लोबल लीडरशिप की हेल्प की है, और तभी ये सारा का सारा मुद्दा भटक गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वीक है। हर एक नेशन अपनी लड़ाई लड़ रहा है। चाइना ने ये ध्यान बटाया है। चाइना इसमें कंट्रीज पे प्रेशराइज इसलिए डाल रहा है कि WHO के थ्रू वो अपना एम हासिल करे। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए, जहां तक चाइना की बात है, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक एम है वो फिक्स्ड है, वो अननोन है। चाइना जो भी कुछ कर रहा है वो इतना जल्दी अपने आइडियाज, इतना जल्दी अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स ओपन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हो सकता है दुनिया के सामने अब भी वो रहस्य सामने आना बाकी हो जो चीन के दिमाग में चल रहा है। अगला सवाल हम लेंगे जल्दी से। अगला सवाल ये है, पलाश कह रहे हैं कि ये चाइना का माइंड गेम है, विस्तारवाद की सोच पहले ही है, भारत को तिब्बत की आजादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये बात सही है राजेंद्र साहब? क्या ये मुनासिब वक्त है कि तिब्बत वाले मसले को हम तूल दें? जहां तक हमारी तिब्बत के बारे में पॉलिसी है, उसमें अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया है, और मैं ये समझता हूं कि
हमको जल्दी में कोई भी फैसला नहीं करना जल्दी में कोई चाहिए। फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन- तिब्बत वाले मसले में हाँ, भी ये लागू है। लेकिन- अगला सवाल हम ले लें क्योंकि वक्त कम है। अगला सवाल जल्दी से दिखाइए प्लीज। अभिनव पाठक कह रहे हैं चीन अब भी यही सोचता है कि वह पहले की तरह धोखे से भारत को हरा सकता है, लेकिन चीन ये भूल गया कि पहले वाला भारत नहीं है, ये नया इंडिया है, घर में घुसकर मारेगा और चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये टिप्पणी है, सवाल नहीं है। अगला सवाल लीजिए। ये टिप्पणी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत स्वागत है आपका। गुरु प्रसाद कह रहे हैं कब तक चीन दूसरों की टेक्नोलॉजी को नकल करके लड़ाकू विमान बनाते रहेगा? ब्रिगेडियर साहब, ये क्या चीन भी समझ रहा है कि उसकी ये पोल खुलती जा रही है जमाने के सामने, कि उसके सब फुस पटाखे हैं ये? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इक्विपमेंट फेलियर हो रहा है या जिस तरह से इंफीरियर इक्विपमेंट उसकी जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें एक्सपोज हो रहा है, उससे यही पता लगता है कि उसने ये सारी जो रिवर्स इंजीनियरिंग की है वो नकल से की है, अकल इस्तेमाल नहीं की है उसने। और जिस तरह का इक्विपमेंट एक्सप्लॉयटेशन अब आर्मी कर रही है, क्योंकि देखिए अगर आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, कुछ इक्विपमेंट को इंडक्ट करना पड़ता है, कुछ उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। तो चाइनीज आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोज हो रहा है। चाइनीज आर्मी का इक्विपमेंट एक्सपोज हो रहा है। कर्नल दिन्नी, बहुत कंक्लूसिव रिमार्क 30 सेकंड में आपसे मैं ये चाहूंगा कि चाइना को उसके वेज मेंट करते हुए आप देखते हैं, आपको ये सुधार की उम्मीद करते हैं, या चाइना है ऐसे ही चलेगा? मेरे ख्याल से अभी जिस मकाम पे वो खड़े हैं वो चाइना ऐसे ही रहेगा। बहुत जल्दी कोई आप चेंज के मतलब आप ये कह रहे हैं लीडरशिप बदले, अगर शी जिनपिंग की जगह कोई और आए तो उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन शी जिनपिंग ने तो अपनी आगे की भी राह अपने संविधान में संशोधन करके बहुत पुख्ता कर लिया। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वहां डाई सी एक बहुत बड़े आर्मी हॉक कहलाते हैं चाइना में, उन्होंने ये कहा है कि चाइना इज फास्ट लूजिंग इट्स फ्रेंड्स। अमेरिका के मुकाबले हमारे पास दोस्तों की बहुत सख्त कमी हो गई है और शी जिनपिंग ने यह ठीक नहीं किया। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशतु पाप मपा करोति। अच्छे मित्रों का साथ दुर्दशा दूर करने वाला और कल्याणप्रद होता है और चीन को यह हासिल नहीं। अभी और आगे देखिए होता है क्या। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।